हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल RSK डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 12th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें ना, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक था दैट वाज मोल्स निकालना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक तरह से बेसिक भी है, 11th का भी 12th का भी। आगे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें हमें फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में भी 12th में भी, जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, मोलैरिटी फाइंड आउट करने के से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कई क्वेश्चंस में हमें कुछ और निकालना होता है लेकिन उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत होती है। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करें या केमिकल इक्विलिब्रियम, इनमें भी हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होता है, उसका कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है ना, इसलिए इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पढ़ाता है। जैसे इम्पेरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में। जैसे अब लास्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है मास परसेंटेज। परसेंटेज निकालना तो हम सबको आता ही है, राइट। मान लो अगर मेरे 500 नंबर का कोई एग्जाम था, ठीक है, 500 का एग्जाम था, मेरे उसमें आ गए 450 मार्क्स। तो मैं उसकी परसेंटेज कैसे निकालूंगी? मैं क्या करूंगी, मेरे जितने मार्क्स आए हैं 450, उसको डिवाइड करूंगी जितने टोटल होते हैं, मतलब जितने मार्क्स का एग्जाम था, दैट इज 450 डिवाइड बाय 500 और इंटू 100। मतलब ऊपर आएगा 450 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। 500 के दो जो, ठीक है, जो जीरोस हैं दो, उनसे हम इन दो जीरोस को कट कर देंगे एंड 5 से 450 जाएगा 90 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90%। ऐसी अगर हम मास परसेंटेज की बात करें, तो मास परसेंटेज में हमें मास का परसेंट निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमें पता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट, एंड जो कम अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्यूट। मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, उसमें मैंने 10 ml HCl डाल दिया या कुछ भी ऐसे, मैंने कोई सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास वो सॉल्ट है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने उसमें ग्लूकोज डाल दिया, तो जो ग्लूकोज है वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, और वहीं जो हमारा वाटर है वो हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम मास परसेंटेज निकालते हैं तो पूरे सॉल्यूशन का जो मास है वो आता है नीचे। अगर मान लो हमें सॉल्यूट का निकालना है, ठीक है, उसका मास परसेंटेज निकालना है, मान लो हमको बोल दिया कि हमारे पास एक 1000 ग्राम का या 500 ग्राम सॉल्यूशन है, हमें टोटल उसका मास दे दिया 500 ग्राम, और हमें निकालना है कि बताओ अगर इसमें 50 ग्राम ग्लूकोज है, तो बताओ इसका मास परसेंटेज क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का निकालना है, तो ग्लूकोज का जो मास है वो कितना है, 50। टोटल कितना है सॉल्यूशन का, 500। 50 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। दैट विल बी 10%। इसको सॉल्व करके आप नोटबुक में देख सकते हैं, यहाँ पे 50 लिखो, ऊपर यहाँ पे जो टोटल मास है सॉल्यूशन का दैट इज 500 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होंगे, 5 से 50 10 आ जाएगा। ऐसे वॉल्यूम परसेंटेज में हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि पूरे सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो नीचे आएगी, और ऊपर जिस भी कंपोनेंट की हमें वॉल्यूम निकालनी है वो ऊपर, इंटू 100, ऐसे ही हमारा वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन में उसके कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं। मान लो हमें बोल, जैसे कोई एक हमें दे दिया क्वेश्चन में, हमें क्या करना है कि पहले हमें ना ये चीज गिवन होगी, या तो हमें पीपी, ये नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट दे देंगे, ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया कि बताओ हमारे पास इतने पार्ट्स हैं ग्लूकोज के, या इतना ग्राम हमारे पास वो है, डिवाइड हो कर देंगे हम उसको, जो हमें पूरे सॉल्यूशन के जो नंबर ऑफ पार्ट्स दे रखे हैं,
और जैसे हम ऊपर 100 करते थे ना, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकालते थे, यहाँ पे हमें मिलियन में निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने हैं। परसेंटेज में हम निकालते हैं कि 100 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 100 में कितने आ रहा है हमारे पास, जो भी वॉल्यूम या मास है। इसमें हमें पार्ट्स पर मिलियन देखना है, यानी कि मिलियन में, दैट इज 10 की पावर 6। तो हम इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जैसे हमने ऊपर करते हैं कंपोनेंट जो होता है उसके नंबर ऑफ पार्ट्स, डिवाइड कर देंगे पूरे सॉल्यूशन के जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, और इनटू में 10 की पावर 6। नेक्स्ट टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। यूनिटलेस कैसे है, देखो मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। अब मान लो सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं, मान लो हमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालना है, ठीक है, एक्स ए एंड एक्स बी, ठीक है। हम जो सॉल्यूट होता है ना उसको हम बी मानते हैं हमेशा, ज्यादातर ना जितनी भी बुक्स और टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसमें हमेशा सॉल्यूट को बी माना जाता है और सॉल्वेंट को ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्वेंट के। अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब दोनों के मोल्स को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। देखो इसमें ना ज्यादातर गलती बच्चे क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन में ना हमें मास गिवन होता है कि हमारे पास एक ये सॉल्वेंट है, इसका मास इतना है और सॉल्यूट का मास इतना है, और बताओ इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा जो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, वो मास से निकाल लेता है मोल फ्रैक्शन। लेकिन वो मोल फ्रैक्शन में तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। इसका मतलब जो हमें गिवन मास है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास यानी कि जो मास हमें दे रखा है डिवाइड बाय जो मास हम उस टर्म से निकालते हैं। मान लो ग्लूकोस है, ठीक है, ग्लूकोस का टोटल मास हम निकालते हैं कि C6H12O6, उसको देख के 180 एंड ऐसे करके, ठीक है। यूरिया का 60 होता है, अगर हमें यूरिया दे रखा है, मान लो कि यूरिया का बताओ मोल फ्रैक्शन, उसका वेट हमें दे दिया कुछ भी, और उसका हमें वेट, हम जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम खुद से निकालेंगे। तो हम नंबर ऑफ मोल्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, जो वेट क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय जो वेट हमको पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो निकल गया। देन हम एक सॉल्यूट, जो हमें दूसरा सॉल्यूट गिवन है, उसके भी ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल के ऐसे कर देंगे। अब मान लो हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, डिवाइड करेंगे सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट में ऊपर सॉल्यूट के मोल्स आएंगे और सॉल्वेंट में ऊपर सॉल्वेंट के, और नीचे दोनों में ही ऐड हो जाएंगे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ना कि मास। और एक चीज, XA+XB=1, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा और जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, उन दोनों का सम 1 आएगा हमेशा, ठीक है। इसको चाहे ऐड करके देख लो कैसे, Na/Na+Nb प्लस Nb/Na+Nb। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ये सब कुछ कट के हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, एक्स ए की जगह रख दो इस वाली टर्म को और एक्स बी की जगह रख दो इस वाली टर्म को, आंसर विल बी 1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारे पास, या तो हमें नंबर ऑफ मोल्स दे देंगे डायरेक्ट, पर वो ज्यादातर देते नहीं है, हमें मास देते हैं, ठीक है। मास दे रखा है, वेट, हम उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो हमेशा लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले हम नंबर ऑफ मोल्स अलग निकाल रहे हैं फिर इस फॉर्मूले में, हम सीधा क्या कर सकते हैं, M=, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने इसको पूरा खोल के लिख दिया, इनटू में 1/वॉल्यूम, तो ये आ गया, ऊपर आएगा सबसे पहले
गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम लीटर में, मान लो अगर वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। और हम अगर नीचे यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे 1000 से तो फ्रैक्शन में तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा ये फॉर्मूला, दैट इज m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई एम ए, दैट इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम इन, अगर लीटर है तो ऐसे लिखेंगे और अगर ml है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। जो मोलैरिटी होती है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। और इसकी यूनिट क्या हो गई, ऊपर देखो नंबर ऑफ मोल्स है यानी कि मोल, और नीचे लीटर में वॉल्यूम है तो मोल पर लीटर। नेक्स्ट टर्म आती है मोलैलिटी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मोलैरिटी और मोलैलिटी अलग अलग है। इस ऊपर तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, वहीं मोलैलिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और जो सॉल्वेंट है ना उसका मास, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं, दैट इज मोलैलिटी इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को हमने अच्छे से लिख दिया, इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1/WA, ठीक है। जो कि गिवन होता है ना क्वेश्चन में वो वाला मास, ना कि जो हम देख के निकालते हैं फॉर्मूले से वो वाला नहीं, मॉलिक्यूलर नहीं, जो गिवन होता है, ठीक है। और जो मास है वो होना चाहिए केजी में, जैसे इसमें लीटर में था, मान लो अगर ये केजी में नहीं है ग्राम में है तो ग्राम में है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। और जो मोलैलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, ठीक है। क्योंकि ये देखो इसमें हमारे पास थी वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर की डिपेंडेंट होती है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम ज़्यादा होती है, राइट। लेकिन इसमें तो सिर्फ हमारे पास मास है और नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें ये भी नंबर ऑफ मोल्स भी मास है, तो मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई डिपेंड, मतलब टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसको स्टडी करना ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल होता है, क्यों, वो होता है मोलैलिटी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, सो दैट विल बी मोल पर केजी। अब देखो मोलैरिटी जो होती है ना वो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जो मोलैलिटी होती है वो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नाउ अगर हमने मान लो डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें मतलब हमने पानी मिला दिया, ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसमें हम क्या, डाइल्यूशन पे हमारा एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज, मान लो हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी दो दे दिए, हमें एक का मास, एक की वॉल्यूम दे दी और दूसरे का मास दे दिया, दूसरे की हमें वॉल्यूम निकालनी है और बोल दिया कि इनको हमने डाइल्यूट किया है, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं कि पहले का जो मास और वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू मास ऑफ सेकंड इंटू में वॉल्यूम ऑफ सेकंड, ठीक है। मान लो हमसे ये दोनों दे दिए और इनमें से कोई एक पूछा है और दूसरा गिवन है, तो हम इजीली एक निकाल सकते हैं, डिवाइड में चला जाएगा। अब मान लो हमें तीन दे रखे हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m3v1 प्लस v2, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या गिवन है, दो मास और एक वॉल्यूम, या ऐसे मतलब दो की टर्म में दे रखा है मास और वॉल्यूम, तो ये वाला फॉर्मूला। वहीं अगर हमें तीन मास दे रखे हैं या दो मास दे रखे हैं, दो वॉल्यूम और एक मास निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मास वॉल्यूम गिवन है, मास एंड वॉल्यूम गिवन है, थर्ड मास हमें निकालना है और ये भी वॉल्यूम गिवन है, सो हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है एक नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो ये थोड़ा ना मोलैरिटी जैसा ही है, इसमें बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, इसमें हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही है। अब देखो जो ग्राम, या फिर हम इसको ना ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट, जो गिवन वेट है अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, मतलब
अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो हम करेंगे जो उसमें क्वेश्चन में गिवन वेट है अपॉन में उसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है। अब इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर से। ये जो एन फैक्टर वाला जो टॉपिक है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। इस वाले टॉपिक को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर कर लेंगे, ठीक है। बस अभी इतना याद करना है। मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए, इसका कई फॉर्मूला भी अगर सब्जेक्टिव है, मान लो अगर तुम 11th 12th में और फॉर्मूला आ जाए तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।